हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉलिड स्टेट में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में। पैकिंग क्या होती है, कैसे सॉलिड स्टेट में पैकिंग होती है। जी नहीं दोस्तों, गिफ्ट पैकिंग करने वाला नहीं, ये सॉलिड का पैकिंग है। सॉलिड में किस तरीके से पैकिंग होती है, क्या पैकिंग की इफिशियंसी होती है और पैकिंग के क्या टाइप्स होते हैं, हम ये जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे एंड साथ में हम कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पैकिंग की तरफ। पैकिंग क्या होता है, हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं। तो गिफ्ट पैक कैसे करते हैं हम जो भी हमारा जिलेटिन रहता है, पैकिंग का कवर रहता है, हम उसको मिनिमम छोटा से छोटा रखते हैं कि वो इजीली गिफ्ट पैक हो जाए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो कि हमें कंजस्टेड लगे। सेम उसी तरीके से सॉलिड में वो पैकिंग होती है। तो सॉलिड क्या होता है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जिनके कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत पास पास होते हैं। तो पैकिंग कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक जार है, इसमें मैं कुछ पत्थर वगैरह ऐसा डाल रहा हूँ, तो ये पत्थर ऐसे आ गया। बट जब मैं इसको शेक करूँगा तो मेरे पास क्या होता है, थोड़ा सा जगह और बच जाता है, क्योंकि सारे पत्थर क्या होते हैं, अपनी सारी जगह अच्छे से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, इतना जगह बच गया। अब मैं इसमें और वो पार्टिकल्स फिल कर सकता हूँ इसमें बाहर से एक्स्ट्रा। तो यही होता है पैकिंग। मीन्स आपके पर्टिकुलर इस यूनिट सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं, जिसके कारण वो वेल डिफाइंड सॉलिड बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग। और इसकी जो इफ़िशियंसी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। ठीक है, पैकिंग क्लियर है। पैकिंग मीन्स पूरा चीज़ को, डब्बे को भरना अच्छे से कि उसमें कोई भी स्पेस ना रहे। बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल स्पेरिकल शेप में रहता है, तो देखिए अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ ऐसा, मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक सॉलिड है, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाई करते हैं। अब देखिए जो मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक स्पेस बच गया, यहाँ स्पेस बच गया, यहाँ स्पेस बच गया, यहाँ स्पेस बच गया, यहाँ स्पेस बच गया, और मेरा यहाँ पे स्पेस बच गया है, और ये बीच में स्पेस बचा है, ये मेरा एक स्पेस बचा है, ये मेरा एक स्पेस बच गया। तो जो भी चीज़ मैंने शेडेड किया हुआ है, आपका ब्लैक हाईलाइटेड है, वो मेरा क्या कहलाता है, वॉइड्स। क्योंकि कोई भी सॉलिड में जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स कवर करते हैं, वो पूरा का पूरा 100% सॉलिड का स्पेस, यूनिट सेल का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेरिकल है। स्पेरिकल के कारण बीच में आपका स्पेस बच जाता है। इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉइड्स। इसी वॉइड्स के कारण हमारी पैकिंग इफ़िशियंसी 100% नहीं हो पाती। 100% कहने का मतलब क्या हो, अगर मेरा ये यूनिट सेल है तो इसमें पूरे तरीके से क्या हो, पूरे सॉलिड भरे हो, इसमें कोई भी स्पेस या कोई भी वॉइड्स का एक तिनका भी इसमें अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी उसकी इफ़िशियंसी 100% होगी। अब हम लोग इफ़िशियंसी निकालते कैसे हैं। इफ़िशियंसी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इनपुट अपॉन आउटपुट। ठीक है, सेम वैसा ही पैकिंग इफ़िशियंसी क्या बोलता है, किसी भी अगर यूनिट सेल में, मान लीजिए ये यूनिट सेल है, इसमें मेरे क्या है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से लाई करते हैं। तो ये जो मेरा डार्क शेडेड रीजन है, ये मेरे क्या हैं, वॉइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे मेरे क्या हैं, वॉइड्स है, क्योंकि खाली जगह यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लाई नहीं कर रहा है। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा हम लोग परसेंट में निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एरिया अगर हम लोग 1 डायमेंशन में लेंगे तो एरिया, अगर हम 2 डायमेंशन में लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, इसमें कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड अपॉन, अब इस पूरे मेरे यूनिट सेल का एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए इसीलिए इनटू 100। तो ये मेरा फार्मूला बन गया किसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। मेरे पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो कितना एरिया और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उस पूरे यूनिट सेल का क्या एरिया है, क्या वॉल्यूम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। इससे पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी, इनटू आप 100 कर देंगे तो वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग में। तो पैकिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो सबसे पहले क्या है आपका 1D क्लोज्ड पैकिंग।
वन डी है मीन्स आपका वन डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल क्या होता है, जिस सिर्फ एक ही प्लेन पे एक ही सरफेस पे लाई करे। तो वन डायमेंशनल का डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही प्लेन पर एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या है, वन डायमेंशनल पैकिंग है। एक ही डायमेंशन में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, आइदर ये हॉरिजॉन्टल और आइदर वर्टिकल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या है, वन डी पैकिंग है। अब इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान देने की बात होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलता है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने नेबर या फिर एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से कितने नंबर में कनेक्टेड है। तो देखिए, अगर मैं कौन सा कंसिडर करता हूँ, मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एज अ रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ। तो ये मेरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने से कनेक्टेड है, एक ये, और एक किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, एक ही। तो वन डी क्लोज पैकिंग के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना कनेक्शन बन रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। और इसको भी देखूँ अगर मैं, तो ये सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बट बीच में क्या है, 2 से कनेक्टेड है। और अगर मैं इसको भी अगर रेफरेंस लूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 1D में 2 आ रहा है। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा बच्चों, 2 रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1D क्लोज पैकिंग इज 2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक जो आपका कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो 2 एडजेसेंट या 2 नेबर कॉन्स्टेंट पार्टिकल से कनेक्ट हो सकता है। तो ये है आपका 1D क्लोज पैकिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कोई टाइप्स नहीं, क्योंकि 1D में सिर्फ आपका यही होता है। हम आगे बढ़ते हैं 2D क्लोज पैकिंग में। 2D क्लोज पैकिंग में आपके 2 टाइप्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं 2D क्लोज पैकिंग में, ठीक है। 2D क्लोज पैकिंग है तो इसमें 2 डायमेंशनल होगा, एक्स और वाई एक्सिस दोनों होंगे। जैसे पिछले वाले में या तो एक्स थी या तो सिर्फ वाई थी, अब 2 एक्सिस हो जाएगी। 2D क्लोज पैकिंग का सबसे पहला होता है आपका क्यूबिक, ठीक है, और आपका दूसरा होता है हेक्सागोनल। चलिए देख लेते हैं क्यूबिक क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये है मेरा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये मेरा अरेंज है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से दूसरा लेयर, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस है। ये मेरा तीसरा लेयर, ठीक है बच्चों। और सही मेरा क्या हो जाएगा, 4th लेयर भी आ जाएगा। मीन्स अगर मैं ये लेयर का नाम दूँ ए, तो मेरे सारे लेयर का नाम क्या होगा, ए, क्योंकि सारे लेयर क्या हैं, एज इट इज सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, देखिए ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक, ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और तो डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर इसका बना है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूब स्ट्रक्चर है। इसीलिए क्या कहलाता है, 2D डायमेंशनल पैकिंग, किसमें, क्यूबिक फॉर्मेट में, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, इसीलिए क्या कहलाता है, क्यूबिक। अब सेम देख लेते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मेरा क्या है, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मैं लेयर बना देता हूँ। तो ये मेरा ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लेयर का डिफरेंस हो जाता है, वो एक के नीचे एक ना होके साइड वाइज को ये फॉलो करते हैं। कंफ्यूजियाना नहीं है बच्चे लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की बस आवश्यकता है, बाकी में कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, इस तरीके से ठीक है। अगर मेरा ये लेयर नंबर ए है तो मेरा लेयर नंबर बी हो जाता है, ये ए, फिर से ये बी, फिर से मेरा लेयर नंबर ए। तो ये 2 लेयर फॉलो करते हैं, एक लेयर उसके बीच में दूसरा लेयर, फिर ए बी ए बी ए बी। तो इनका जो रिपीटिंग यूनिट होता है, ए कॉमा ए कॉमा ए लेयर को ये फॉलो करते हैं, सो ऑन। इसमें ये ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी लेयर को फॉलो करते हैं, एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसमें देखूं ये वाला,
तो इसमें मेरे कौन कौन सा पार्टिकल डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, मेरा ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो ये क्या बन जाता है मेरे बच्चों, हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब कितने साइड कनेक्टेड है डायरेक्टली, 6 है। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्यूबिक का, देखिए कितने कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है बच्चों, 4। और यहीं पे हेक्सागोन में कितने कनेक्टेड है मेरे पास, डायरेक्टली 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना हो जाता है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो जाता है, और क्यूबिक का 4 और हेक्सागोनल का 6। तो समझ में आया बच्चों, ये था हमारा क्या, 2D क्लोज्ड पैकिंग। आगे बढ़ते हैं 3D की तरफ। तो अब क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 3D में, 3D क्लोज्ड पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में क्या होता है बच्चों, जो हमने 2D में पढ़ा हुआ था, 2D वाला ही फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3D में। तो 3D में एक तो पहला आ जाता है आपका क्यूबिक, 3D में एक आपका आ जाता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर आपका आता है ऑक्टा, ठीक। फिर आपका हो जाता है टेट्रा। तो ये सारे टाइप्स हैं जो कि आपके क्या होते हैं, 3D क्लोज पैकिंग में फॉलो होते हैं। तो क्यूबिक में सेम जैसा मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया हुआ था 3D में, अब ये क्यूब में क्या होगा, आपका लेयर बाय लेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D में लाई करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यूबिक में जो लाई करेगा वो कैसा रहेगा, पूरा का पूरा थ्री डी में रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पूरे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मेरे 3D में लाई हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये भी क्या इस लेयर को फॉलो करेगा, ए कॉमा ए कॉमा ए और सो ऑन। हेक्सागोनल की बात करें तो 3D में हेक्सागोनल कैसे बनता है आपका, इसका लेयर ए कॉमा बी के फॉर्मेट में चलता है। तो ये कैसा होता है आपका, पहले आपके लेयर ऐसे रहते हैं, फिर इसके में 3 ऐसा होता है, फिर इसमें ये ऐसा रहेगा, फिर आपका ये ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा। ये मीन्स ए कॉमा बी, इसी को ये 3D स्ट्रक्चर में फॉलो करेगा। अगर 3D में बनाए तो 3D में कैसे बनेगा आप लोगों का, ये आपका ये एक लेयर, इसके ऊपर कैसा रहेगा आपका हेक्सागोनल टाइप का, मीन्स हेक्सागोनल आपका कैसा रहता है, ये है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके अटैच्ड रहते हैं, ठीक। और बीच में आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच रहता है, तो ये हेक्सागोनल। अब इसके ऊपर आपका ये छोटा सा चीज़ रखाएगा, तो मान लीजिए ये लेयर नंबर ए और ये लेयर नंबर बी के ऊपर ए रखाएगा, फिर ए के ऊपर फिर बी, फिर ए बी, ये कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगी। तो वो क्या होगा आपका हेक्सागोनल फॉर्मेट को वो फॉलो करेगा। सेम वो से आ जाता है आपका ऑक्टागोनल एंड टेट्रागोनल। तो बच्चे लोग ऑक्टाहेड्रल में क्या रहता है आपका ए बी सी लेयर कंटिन्यू रिपीट करते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा होता है आपका, यहाँ पे जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं और एक लेयर होता है ऐसा, इसके बीच में एक बॉल और यहाँ पे ये रहता है, मीन्स ये मेरा इस फॉर्मेट में और ये मेरा स्फेरिकल। तो ये होता है मेरा लेयर नंबर ए और ये होता है मेरा लेयर नंबर बी। अभी अरेंज्ड कैसे होते हैं, पहले ये इस तरीके से मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके अरेंज्ड है यहाँ पे, ठीक। अब इसके नीचे में आपका ये अरेंज्ड होगा और इसके ऊपर में फिर से ही ये ट्रायंगल आपका अरेंज होगा और इसके ऊपर फिर से ये रहेगा, मीन्स ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, फिर से ए। ये दोनों तो अब बोलोगे सर बी है, लेकिन ये अलग अलग कैसे हुआ, तो ये ऐसा रखा हुआ है, नीचे में ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसका लेयर उल्टा हो गया। पहले मेरा लेयर ऐसा रखा हुआ था, फिर जब ये नीचे गया तो ये उल्टा हो गया।
ठीक, इसीलिए इसका लेयर वाइज चेंज हो गया, लेकिन ये 3 का रिपीटेशन होता है किसमें, ऑक्टा में। टेट्रा की बात करें मीन्स टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होता है, टेट्रा मतलब 3, 1 2 एंड 3, ये मेरा ऐसा अरेंज है। ठीक, अब इसमें जो ट्रायंगल का साइज है दूसरे लेयर में ये चेंज हो जाता है, ये ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक, तो ये लेयर नंबर ए और ये लेयर नंबर बी, तो ये ए कॉमा बी के फॉर्मेट में ही एंड कंटिन्यू चलते रहते हैं। पहला लेयर ये रहता है, पहला ट्रायंगल मेरा ऐसा रखाया हुआ है, दूसरे बार मेरा ट्रायंगल इसके ऊपर ऐसा रखा जाता है, फिर इसके ऊपर सेम ये ऐसा आता है, फिर उसके ऊपर ये सेम ऐसा आता है, ये ऐसा फिर ऐसा। ठीक, तो ये मेरा कौन सा पैटर्न चलता है, टेट्राहेड्रन का पैटर्न मेरा चलता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में टेट्रा पे बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग। तो ये पैकिंग के बारे में हमें थोड़ा सा जानना था कि कौन सा कैसा लेयर को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो भी हमारे पैकिंग हुए हैं उन पैकिंग की क्या क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो कि एग्ज़ाम में 1 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, सारे पैकिंग स्ट्रक्चर की। पैकिंग efficiency of various packing structure। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पैकिंग स्ट्रक्चर हम लोग। तो आपका सबसे पहला जो पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सबसे पहला आपका HCP एंड CCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बच्चा लोग होती है 74%। ठीक है, जो आपका HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ या फिर एरिया या वॉल्यूम में हम लोग देखते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम कवर्ड बाय यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड अपॉन टोटल एरिया या टोटल वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट यूनिट सेल इनटू 100। तो आप कर देंगे तो इसमें क्या आता है 74% आप लोगों को ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की या क्यूबिक पैकिंग की, जिसको शॉर्ट फॉर्मेट में BCP बॉडी क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, इसकी जो एफिशिएंसी होती है आप लोगों की 64% सिर्फ होती है, जो कि कभी कभी आप 68% होती है किसकी, BCP एंड BCCP बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड पैकिंग की। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे का, तो तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस मीन्स SCP, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग। सिंपल क्यूबिक मीन्स आप लोग का जो सिंपल यूनिट सेल है वही है आपका क्या, सिंपल क्लोज्ड पैकिंग। इनकी जो एफिशिएंसी होती है सबसे कम होती है, इसकी एफिशिएंसी जो आप लोगों की होती है 52.4% देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी है जो कि 3 ही ठोक है, तो ये आप लोगों का ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये 1 मार्क्स में पूछता है। व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP। तो HCP हेक्सागोनल का है और ये क्यूबिक है, दोनों का ही 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। BCCP की बात करें या BCP की बात करें, इसका 68% पैकिंग एफिशिएंसी होता है। सिंपल की अगर बात करें तो सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी सिर्फ 52.4% होती है। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस लेक्चर का, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, आज के लेक्चर का कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। तो बच्चे लोग डेंसिटी मतलब क्या होता है, बच्चे लोग बोलेंगे घनत्व। जी भाई बिल्कुल सही है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये नहीं समझ में आ रहा तो डेंसिटी लिख लो। ठीक, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स हमको यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं मास। मास कैसे निकालेंगे, ठीक, तो मान लीजिए इन यूनिट सेल देयर इज
जेड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मान लीजिए कोई भी यूनिट सेल है, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जेड नंबर है, एंड ईच ऑफ मास स्मॉल एम, और हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल का मास कितना मान लेते हैं हम, स्मॉल एम मान लेते हैं, और टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, जेड हैं। हैंस टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम। मेरा जेड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और एक का मास कितना है, मेरा एम है, तो जेड इंटू एम करूँगा तो मेरा टोटल मास पता चल जाएगा उस यूनिट सेल में कितने हैं। तो मेरे को क्या पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है क्या पता है हमें, हमको रिलेशन पता है किसका, जो हमारा मास होता है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर होता है। ये फार्मूला है मास ऑफ किसका, किसी भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का जो भी आपका मास होता है उसको हमका फार्मूला क्या होता है, उसका मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है। तो ये हमको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पढ़ेंगे, अब हमको क्या पता चल गया, मास पता चल गया, हम लोगों को टोटल मास भी पता चल गया। हम यहाँ से निकाल सकते हैं m की वैल्यू कितनी हो गई, m/na। तो यहाँ से टोटल मास जो हो गया, टोटल मास में अगर हम वैल्यू पुट कर दें जो कि है z इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम की वैल्यू कितना है, कैपिटल M/na। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, टोटल मास की वैल्यू मिल गई। अब अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर लें, मान लीजिए कैपिटल V से डिनोट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल जो होता है वो हमेशा मोस्टली क्यूब के फॉर्मेट में हम उसको लेकर चलते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। और व्हाट इज़ ए इज़ साइड ऑफ क्यूब। ठीक, तो मेरे को वॉल्यूम कितना मिल गया यूनिट सेल का, ए क्यूब। हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि वो क्यूब होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्यूब लिए हैं। तो मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, ए क्यूब। बाय फार्मूला किसका फार्मूला, मेरा डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम था, तो मेरा डेंसिटी कितना हो गया, d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों का स्मॉल d से डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो टोटल मास हमारा क्या आया था, z इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय Na एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारा, ए क्यूब। तो डेंसिटी हमारा कितना निकल गया, z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू Na आपका क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये मेरा क्या हो गया, डेंसिटी का फार्मूला हो गया फॉर एन यूनिट सेल। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, यही फार्मूला के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब आपका जो डेंसिटी है उसके बीच में क्या क्या रिलेशंस देखने को हम लोग को मिलते हैं वो हम देख लेते हैं। जो आपका फार्मूला बना है क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब क्योंकि एवोगाड्रो नंबर मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू M अपॉन ए क्यूब। मैंने इसकी वैल्यू कांस्टेंट है इसीलिए मैंने उसको एज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस रिलेशन से मुझे क्या मिलता है कि जो मेरा डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड से और मेरा m से। अगर मेरा डेंसिटी बढ़ेगा मतलब मेरा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तभी मेरा डेंसिटी बढ़ेगा। ये मेरा क्या है, कैपिटल M। तो अगर मेरा डेंसिटी बढ़ेगा मतलब मेरा कैपिटल M बढ़ेगा, मोलार मास बढ़ेगा, और अगर मेरा मोलार मास बढ़ रहा है तो मेरा डेंसिटी भी बढ़ेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें, डेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए क्यूब। ए मेरा क्या था, साइड था, साइड है मेरा ए, मीन्स एज लेंथ। एज लेंथ मेरा ए क्या है, एज लेंथ। तो
डेंसिटी मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एज लेंथ से। अगर मेरा एज लेंथ जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ही मेरा डेंसिटी कितना होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक, तो ये मेरे क्या है, 3 रिलेशंस जो हैं मेरे बनते हैं किसके, डेंसिटी के साथ। तो हम इस फार्मूले से हम जेड भी निकाल सकते हैं, एम भी निकाल सकते हैं और ए भी निकाल सकते हैं। एन ए क्यों नहीं निकालते, क्योंकि एन ए आपका कांस्टेंट है जो कि क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। ये मेरे एवोगाड्रो वैल्यू है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में इसका काम आने वाला है। ठीक है, तो बच्चे लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं। सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल आना कंफर्म है। तो बच्चों लोग आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने पैकिंग देखा, पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ पैकिंग स्ट्रक्चर में कितने कितने % पैकिंग एफिशिएंसी होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, हमने वो भी कवर किया। और हमने लास्ट में क्या देखा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो फार्मूला डिराइव होके आया है इसी से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो बच्चा लोग आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।